आप भी गो टू लाइव कर दीजिए। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की खास कड़ी दीपावली फेस्टिवल को लेकर के हंगामा टाइम्स की कुछ विशेष तैयारी है। पूरे लखनऊ में हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से लखनऊ की खास शख्सियत कुछ खास कर रहे हैं। दीपावली को लेकर के कुछ अनोखी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस समय हम लोग गोमती नगर के मनीषा मंदिर में हैं। मनीषा मंदिर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मनीषा मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो 1988 यानी कि 1988 में हुई थी और इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 1991 में हुआ था। अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं। मनीषा मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना इतिहास है। यहाँ पे पहले बच्चियों की देख रेख होती थी, बच्चियों का पालन पोषण भी होता था, बच्चियों की सारी जिम्मेदारी उठाई जाती थी। जिस तरह से डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के नेतृत्व में सारी प्रक्रिया को एकदम से व्यवस्थित किया जाता था। जहाँ पे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं मनीषा मंदिर बालिका आश्रम शिलान्यास जो हुआ था 22 आपका सितंबर 1991 हुआ था। माननीय आपका कल्याण सिंह जी के द्वारा हुआ था। साथ में आपका मनीषा मंदिर का ये प्रथम खंड है। अंदर भी हम आपको लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पे आपको पूरी हम व्यवस्था दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था करी गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपका जो है ध्यान एकत्र करने के लिए और ध्यान को लगाने के लिए और यहाँ पे प्रार्थना सभागार को जो है यहाँ पर निर्माण किया गया है। सुबह के टाइम पे यहाँ पे सभी लोग बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। साथ में जो है आपको जो स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा, ये मनीषा मंदिर जो सामने आपको दिख रहा है, जहाँ पे मनीषा जो डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल की बेटी हैं, तो उनकी बहुत बड़ी सी यहाँ पे मूर्ति भी लगी हुई है, जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी बनती है। क्योंकि एक माता अपनी बेटी को किस तरह से जो है उसके ना रहने के बाद भी उसको जीवित करके रखा हुआ है। साथ में हमारे साथ में सर जी जुड़ रहे हैं, तो सर जी से हम बात करेंगे। जिस तरह से मनीषा मंदिर का 1988 में उसका जो है आपका जो स्थापना हुआ था, 1991 में उसका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद अब 2024 है, तो 2024 को लेकर के जिस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं देश में, तो मनीषा मंदिर में भी क्या परिवर्तन होने जा रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप लोग यहाँ पर आए और आज मनीषा मंदिर में हमें अवसर मिला कि हम जो आगे कर रहे हैं और विगत में जो हमने किया है वो आपस में कैसे जुड़ रहा है और भविष्य में जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उससे अधिकांश लोगों तक हम लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, उसकी हमारी क्या योजनाएं हैं। क्योंकि हमने आप सुना है कि आप बच्चों से लेकर के जवान तक, जवान से लेकर बुजुर्गों तक, जो 3 पीढ़ियां होती हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इसको लेकर के आप बहुत कुछ चीज़ें मनीषा मंदिर में परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, हमने अनुभव किया कि आज की जो भागम भाग की ज़िंदगी है समाज में, उसमें जो पीढ़ियों का परिवर्तन होता है, तो जो बुजुर्ग हैं वो नई पीढ़ी की भावनाओं को समझ नहीं पाते, वो कैसे सोचते हैं उसको नहीं समझ पाते, आपस में बात नहीं कर पाते, कुंठित रहते हैं। इसलिए उस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो बच्चे हैं, जो वंचित वर्ग के हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हालांकि शासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं गैप रह जाता है, शासन की योजनाएं सब तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो बच्चे छूट जाते हैं अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग के, उनको हम कैसे शिक्षा में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उसकी हम क्या उपाय कर सकते हैं। उसके साथ फिर बाद में महिलाएं जो हैं अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग की, जो स्किल्स नहीं है उनके पास, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, क्या हम उनकी भी ट्रेनिंग दिला सकते हैं, स्किल की सिखा सकते हैं उनको। ये सारी चीज़ों पर हम विचार कर रहे हैं और साथ में एक साथ तीनों चीज़ों को, बच्चों का, महिलाओं का और वरिष्ठ नागरिकों का जोड़ करके एक कार्य करने का पूरा हमने एक ढांचा तैयार किया है। हमने सुझाव भी आमंत्रित किए हैं ताकि हम इसमें निरंतर सुधार भी कर सकें और जो जन आकांक्षा हैं उसके हिसाब से और शासन की जो योजनाएं हैं उन दोनों को एक समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपका गया प्रसाद सभागार जो लिखा हुआ है, तो इस कक्ष में क्या विशेष रहेगा सर जी? इस गया प्रसाद सभागार में यहाँ पर जो भी हम मेडिटेशन से रिलेटेड पक्ष होते हैं, समाज को परिचित कराने के, उनको उसका, यहाँ पर हमारी मनीषा गुप्ता जी हैं जो मेडिटेशन कराती हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए भी एक अलग विशेष प्रकार से उनके स्तर की जो चीज़ें हैं, बड़ों की जो स्तर की चीज़ें हैं, उनका अलग अलग हमने मेडिटेशन का यहाँ पर व्यवस्था प्रारंभ की है। इसके द्वारा हम ये चाहते हैं कि जो एक भागम भाग में तनाव रहता है सबके दिमाग में, वो शांति प्राप्त करें, मन की शांति प्राप्त हो और उसके हिसाब से फिर बाकी जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे ढंग से हो सकते हैं।
आज के हमने देखा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों से जुड़ें, लेकिन एक तो ये संपन्न वर्ग को काफ़ी हद तक उपलब्ध हो पाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको नहीं हो पाती। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल फ्री सबके लिए कर रखा है, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, ताकि लोग यहाँ तक आएँ, इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन में इसको अनुभव करें और फिर बाकी लोगों को भी बताएं कि हम इससे जुड़ें। ये प्रयास हम करते रहते हैं। इस तरह से हमने आपको दिखाया, अभी हमने आपको कुछ चीज़ें मनीषा मंदिर में जो परिवर्तित हो रही हैं वो हमने दिखाया। तो हमारे साथ में मनीषा गुप्ता जी हैं, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरह से लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता है, तो ध्यान केंद्रित को लेकर के वो सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे और विगत कितने सालों से वो मनीषा मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो मैम आपका स्वागत। मेरा नाम मनीषा गुप्ता है और मैं अभी 6 महीने से मनीषा मंदिर रेगुलर आ रही हूँ। यहाँ मैं ध्यान शिविर लेती हूँ। ध्यान क्या होता है? मन को शरीर में लाना। शरीर में मन नहीं होता है, भागता रहता है, कभी वर्तमान में कभी भविष्य में। पर हमको मन में कहाँ, हम सही सोच कैसे रखेंगे? जब मन शांत होगा। अगर मन में बहुत क्रोध होगा तो हम निर्णय सब सही नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान से क्या होता है? मन को शरीर में अंदर विराजमान करने का ही जो है क्रिया है, ध्यान है। एकत्र किया जाता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोलिंग लाया जाता है। हाँ, ध्यान मन को एकत्र कर लेता है। जब सही मन शांत रहेगा तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। मन शांत होगा तभी हमें क्या सही है क्या गलत है उसका हमें पता चलेगा कि क्या सही है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में लोग दौड़ा भागी में ज़्यादा व्यस्त हैं। लोग रहते यहाँ पे, सोचते वहाँ की है। देखिए, इसके लिए यही है कि ध्यान, सब लोग को ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्या है? जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं, बंद करे रहेंगे तो पीड़ा होती है। तो हम अच्छी यादें भी नहीं संजो सकते हैं और बुरी यादें भी। हमको खोल देना है, स्वतंत्र होना है। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तो जैसे मुट्ठी बंद करने में मज़ा नहीं आता है, खोलने में अच्छा लगता है। आप लोग करके देखिएगा, बंद मुट्ठी में पेन होगा कहीं ना कहीं। ज़्यादा देर क्या, 5 सेकेंड 2 से ज़्यादा आप मुट्ठी नहीं बंद कर सकते, पर खुलते ही कितना आनंद आता है। तो यही ध्यान है कि मन को जब एकदम शांत हो जाता है, जैसे पानी में है, कंकड़ फेंकेंगे तो पानी इधर उधर होगा, लेकिन शांत पानी देखने में भी अच्छा लगता है। और जब जैसे गंदा पानी है, आपने कंकड़ फेंका, ध्यान किया, उसके बाद धीमे 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 मन एकदम साफ पानी होगा। पीने के लिए हमको साफ पानी चाहिए और जीवन जीने के लिए हमको शांत मन चाहिए। तो शांत मन कैसे होगा? ध्यान से। मैम ने सही कहा, जीने के लिए हमें साफ पानी चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए हमें जो है मन को एकत्र करने की बहुत आवश्यकता है। तो अंदर भी हम आपको लेके चल रहे हैं। जिन चीज़ों को लेकर के मनीषा मंदिर में बहुत सी चीज़ों को परिवर्तन किया गया है। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके बाहर आपके मन को स्वस्थ करने के लिए और यहाँ पे आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए, बॉडी चेकअप के लिए सारी चीज़ों को लेकर के मनीषा मंदिर में सारी चीज़ों की व्यवस्था करी गई है। तो सर जी से हम बात करेंगे फिर से कि यहाँ पे किस तरह से रेगुलर चेकअप होगा और किन किन लोगों का चेकअप होगा। सर आपका यहाँ पर हमने ये पाया कि जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो सीधे फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। उस समय उनके पास कोई और उपाय नहीं होता कि एलोपैथी का ही जो दवाई बता रहे हैं, ऑपरेशन बता रहे हैं, वो उसको हम अपनाएं। हमने प्रयास किया क्या उसके पूर्व, जब आप बहुत बीमार अवस्था में पहुंच जाते हैं, क्या उसके पूर्व कोई ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे आपको अपने शरीर के अंगों के बारे में पता लग सके? क्या कोई संभावित बीमारी वहाँ पर हो सकती है, उसका भी आपको अंदाज़ा लग सके? हमने यहाँ पर इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बायोवेल के नाम से है और एक हार्डवेयर, ये काफ़ी 20 वर्षों के शोध के बाद बनाया गया, और जिसमें जो शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसका हर एक का एक एनर्जी लेवल होता है। उससे बढ़ने पर या घटने पर हमारी बीमारी की समस्या पैदा होती है। तो हम प्रयास करते हैं कि पूरी स्कैनिंग के द्वारा आपके हर ऑर्गन का एनर्जी लेवल मापा जा सके और वो आपको एक रिपोर्ट में आपको पता लग जाए। इसके अलावा चित्रों के माध्यम से भी उन ऑर्गन्स में कहाँ पर बीमारी हो सकती है या आज की क्या स्थिति है उसका भी आपके सामने हो पाए। अगर आप ये जो हमने लगाया हुआ है यहाँ पर बायोवेल का ये पोस्टर लगा हुआ है, इसमें आप देखें कि फुल स्कैन जो लिखा हुआ है उसमें नीचे एनर्जी फील्ड, चक्रास का अलाइनमेंट, स्ट्रेस लेवल, हेल्थ स्टेटस, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी रिजर्व, बायोरिथम्स, नीचे इम्यून सिस्टम, फंक्शनल कंडीशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। तो 24 पेज की पूरी इसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है और जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं।
हमारे शरीर में हम कहते हैं, जो मानते हैं उनके लिए है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर वो बिल्कुल सीधी में है तो सबसे अच्छा है, दाएं बाएं हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ताकि वो अलाइनमेंट सही हो पाए। तो अभी तक उसको चित्रित करने का कोई माध्यम नहीं था। हमारा सॉफ्टवेयर, अगर आप इसमें देखेंगे स्क्रीन में जो दिखा रहा है, तो देखिए जो हमारे चक्र होते हैं, चक्र की पोजीशन भी आपकी दिखाता है उसमें। तो इस हिसाब से बाद में जब आप उसका सुधार करने का उपाय करते हैं तो दोबारा से आप इसका चित्रण करा सकते हैं, स्कैनिंग करा सकते हैं, और आपको पता लग सकता है कि इनमें कितना सुधार हुआ है, पहले कैसे था और अब कैसे? पहले कैसे था और अब कैसे है। इसी वजह से बाकी सारी शरीर के जो आपके अंग हैं उनमें कोई एनर्जी लेवल खराब है किसी का, पहले आपने कुछ उपाय किए, चाहे एलोपैथी से करें, चाहे आयुर्वेद से करें, चाहे नेचुरोपैथी से करें, योगा से करें, आप मेडिटेशन का जो भी आपको ठीक लगे, तो कुछ सुधार के बाद आपकी क्या स्थिति है वो दोबारा से आप स्कैनिंग करके ज्ञात कर सकते हैं, जो अभी तक वैसे सामान्य रूप से अनुभव नहीं था। हमने प्रयास ये किया है कि जो लोग भी सामाजिक कार्यों में जुड़ रहे हैं, हमें योगदान कर रहे हैं, चाहे अपने समय के द्वारा, चाहे आर्थिक रूप से, उन सबको हम ये सुविधा बायोवेल की फ्री में उपलब्ध कराएं। आप सामाजिक कार्य में सहयोग कर रहे हैं, हम आपकी हेल्थ का ध्यान रखें। नमस्कार, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप एक बार स्क्रीन पर ध्यान दें। एक छोटा सा केस स्टडी हमारे पास है, आप ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में जब इस पेशेंट को देखा गया तो उसके इस तरीके से एनर्जी लेवल बहुत ब्रेकेज था। उसके बाद कुछ समय तक, 1 सप्ताह तक उसकी ट्रीटमेंट के बाद उसकी कंडीशन ये आई। 6 माह के थोड़ी बहुत थेरेपीज़ के बाद आप देख रहे हैं उसका एनर्जी लेवल कहाँ, जहाँ चक्रास की बात हो रही थी, अभी आपने ध्यान कक्ष में देखा कि हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उस पर हम काम करते हैं। जब फर्स्ट स्टेज में कंडीशन में ये पेशेंट हमारे सामने था तो उसके चक्रस बहुत अलाइंड भी नहीं थे और बहुत छोटे साइज़ में थे। उसकी शक्तियाँ बहुत बिखरी हुई थी, मानसिक स्तर भी बिखरा था। उसके बाद भी 1 सप्ताह बाद भी वो बिखराव संभला नहीं, ध्यान साधना और बहुत सारे और ट्रीटमेंट के माध्यम से जब हम लोगों ने उन्हें देखा, समझा, तो आगे के समय में यही 6 मंथ के अंदर अंदर उनके सारे चक्रास अलाइंड थे और उसका प्रभाव ये था कि पूरे स्वास्थ्य के साथ काम कर सकते हैं। और बहुत कुछ और है कि इस टेस्ट के माध्यम से हम हर ऑर्गन की अलग अलग एनर्जी पता कर लेते हैं, शरीर में अभी क्या रोग है और आने में संभावित रोग क्या हो सकते हैं, उन्हें हम संभाल सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि एक स्वस्थ शरीर को भी ये चेकअप कराना चाहिए और जो अस्वस्थ हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करने की पूरी तैयारी मनीषा मंदिर की। बिल्कुल, पूरी तरह से हम स्वस्थ मन के साथ, स्वस्थ मानसिकता के साथ यहाँ कार्य करने की बात करते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लिए ये टेस्ट भी आवश्यक है और इसके माध्यम से हमें उनकी मनस्थिति पता चल जाती है। भौतिक तौर पे तो हम देखते हैं शरीर में ये रोग हुआ या नहीं हुआ, पर बहुत सारी चीज़ें हमें ही नहीं पता होती, हमें मालूम ही नहीं होता हमारे शरीर का। जैसे हम सुनते हैं कि अचानक कोलैप्स कर गया, तो अचानक कुछ नहीं होता है। ये अंदर की गतिविधियाँ चलती रहती हैं जिन्हें हम बायोवेल के माध्यम से जान सकते हैं। और बायोवेल आज की एक ऐसी आधुनिकतम तकनीक है जो आपको आसानी से उपलब्ध नहीं है। मनीषा मंदिर की ये पहल है यहाँ पूरे लखनऊ में, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो इस तरीके से हम समाज की सेवा में आगे ला रहे हैं। धन्यवाद। अब ये आप जो गार्डन देख रहे हैं, गार्डन में सुबह सुबह मनीषा मंदिर में बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और योगा करते हैं। जिस तरह से हमने आपको बाहर दिखाया, ध्यान करके आप किस तरह से मन को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ में जो आपको पूरी बॉडी चेकअप को लेकर तन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो पूरी चीज़ों को लेकर योगा, ध्यान और जो है पूरी चेकअप को लेकर के मनीषा मंदिर में बुजुर्गों से लेकर के जवान तक, जवान से लेकर बच्चों तक को सबको स्वस्थ रखने का व्यवस्था को व्यवस्थित करा जा रहा है और बहुत जल्दी ही यहाँ पे सभी लोग आकर के इसका लाभ भी उठाएंगे। इस तरह से हमने आपको बताया था पहले भी, दीपावली फेस्टिवल को लेकर के हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मनीषा मंदिर में रंगोली भी सजी है। दीपावली की तैयारियों के साथ साथ में लोगों को भी सजाने का और लोगों को स्वस्थ रखने का भी यहाँ पे पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो हमारे साथ में फिर से सर जी जुड़ेंगे। यहाँ पे जितने कक्ष हैं, कक्षों को लेकर के क्या विशेष लेकर के वो लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे? हम लोगों ने पहले चर्चा की अध्यात्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, अपने शरीर के बारे में, मतलब तन और मन की स्वस्थता के बारे में, और साथ में हमने योगा के बारे में, और हमने योगा के बारे में भी। यहाँ प्रतिदिन हम यहाँ पर फ्री योगा है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं जो हम बड़ों के लिए और बच्चों के लिए जो उनकी गतिविधियों के कक्ष हमने स्थापित किए हैं, उनकी पढ़ाई के जो कक्ष स्थापित किए हैं, हम उस तरफ आपको लेकर चलते हैं ताकि सबको ये पता लग पाए कि किस तरह के हमारे प्रयास हैं
और अगर सबका सहयोग मिला तो हम किस प्रकार से इसमें इनको अपने प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। हम अगर आपको दिखाएं सबसे पहले कि हमारे साथ जो रिटायर्ड डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो हमने यहाँ पर एक कक्ष बनाया है कि वो यहाँ पर आते हैं और जो भी गरीब तबका है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनके लिए फ्री कंसल्टेशन यहाँ पर चेकअप करके वो उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद फिर उस व्यक्ति पर होता है कि वो कौन सा माध्यम अपनाता है, लेकिन उसकी जांच शुरू में यहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो जाती है इन डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा एक कक्ष हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया है। यहाँ पर इस वरिष्ठ नागरिकों के कक्ष में हमने बहुत सारी उनके लिए खेल की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई हैं। यहाँ पर टीटी टेबल है, कैरम बोर्ड है, और भी चीज़ें हैं। उनके बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए मैगजीन्स उपलब्ध कराते हैं और कभी ऑडियो विजुअल माध्यम से भी, संगीत के माध्यम से भी उनका मन घर से बाहर आने के लिए प्रेरित हो, घर में जो कई बार कुंठा महसूस होती है उससे बाहर आ सकें। तो एक प्रयास हमने एनवायरनमेंट यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो ये कक्ष उस हिसाब से किया है हमने। और यहाँ पर दिन में कभी बुजुर्गों के लिए खेलने से लेकर के बैठने तक का, बैठने से लेकर पढ़ने तक का, और साथ में उनके लिए काफ़ी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे व्यवस्था करी गई है। तो शिवोम जी ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पे बुजुर्गों की एक्टिविटी के लिए बहुत सारी व्यवस्था करी गई है, विगत आप कितने सालों से या कितने महीनों से मनीषा मंदिर से? मैं सितंबर 2023 से इस मनीषा मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और ये एक बड़ा उत्तम विचार है कि बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि घर में उनको सब कुछ होने के बावजूद बात करने वाले नहीं होते। मतलब उनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता कि जिससे वो अपनी दिल की बात कह सकें। इस उद्देश्य से ये यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक समागम केंद्र समझ लीजिए, यहाँ आकर के बैठते हैं, अपने दुख दर्द खुशी सब एक दूसरे से बांट करके हंसी खुशी रहते हैं। खेलने के लिए यहाँ कैरम बोर्ड भी है, चेस भी है और लूडो है, इवन अभी टेबल टेनिस भी ले ली गई है। तो पूरा रिक्रिएशन है। और उसके बाद अगर उनको चाय कॉफ़ी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बना करके पीते हैं। ये अल्पना आटे से बनाई गई है। रंगोली लोग बनाते हैं, बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करते हैं। दिवाली का समय, त्योहारों का, उत्सव का समय जब होता है तो हमारा ये संदेश है विशेषकर समाज के लिए। हमने छोटे बच्चों के साथ मिलकर ये अल्पना सजाया है। और आटा जो है बहुत सारी चींटियों के काम आएगा, जबकि हमारे जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल होता है जो हमारी धरती के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे बच्चों के हाथों के लिए भी नुकसानदायक है। आगे के लिए हम सभी से यही विनम्र प्रार्थना भी करना चाहेंगे कि घरों में जब जब अल्पना सजाएं तो अपने चावलों को रंग करके हल्दी और आटे का इस्तेमाल करके बनाएं। सभी को त्योहार की शुभकामनाएं। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं व्यक्तित्व विकास गतिविधि कक्ष को लेकर के, तो नीरज अग्रवाल जी से हम बात करेंगे। तो सर ये बताइए किस तरह से व्यक्तित्व विकास के लिए यहाँ पे तैयारी करी जा रही है? देखिए, हमने ये पाया कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वंचित वर्ग के, उनको जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहाँ पर शिक्षा तो कुछ उपलब्ध हो जाती है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं, बाकी पहलू होते हैं, उन पर उनको कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जबकि उनको आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन फेस करने के लिए बाकी सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे वो जिस वातावरण में परिवार में रह रहे हैं, गरीबी के घर में उनके माता पिता अशिक्षित हैं, घर में कहीं झगड़ा भी होता होगा, कुछ और भी चीज़ें होती होगी, तो उनके मानसिक विकार जो होते हैं उनसे उनको बाहर लाया जा सके और उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, बाकी जो उसमें कमियां आ रही हैं उनको ठीक करने का एक अवसर हम दे सकें। तो अंदर लेके चलते हैं हम आपको, जो किस तरह से व्यक्तित्व कक्ष की गतिविधियों को लेकर के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोजेक्टर का भी व्यवस्था करी गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे नई नई टेक्नोलॉजी को भी सीख सकते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में प्रोजेक्टर की व्यवस्था होती है वो यहाँ पे मनीषा मंदिर में आप व्यवस्था करी गई है। तो नीरज जी थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। तो किस तरह से प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों की, या बच्चों के लिए ही है या बड़ों के लिए भी? इसका लाभ हम सभी को देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टर पोर्टेबल है, तो इसमें हमने ऐसा प्रोजेक्टर लिया है जिसमें यूट्यूब या जो बाकी मीडिया होते हैं उनके माध्यम से जितनी चीज़ें सामने आ सकती हैं वो हम उनको दिखा सकें। और प्रयास क्या होता है कि बच्चों की रुचि के हिसाब से, हर बच्चे की रुचि के हिसाब से कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर दिखा सकें। जैसे कि इसमें आपने देखा कि अगर हमें उन्हें गणित के कुछ समझाना है तो उसको भी समझा सकते हैं, हिंदी का समझाना है वो भी समझा सकते हैं, अन्य विषय का समझाना है वो भी समझा सकते हैं, और या फिर उन्हें कोई फिल्म दिखानी है
जो सामाजिक या शैक्षिक उद्देश्य या व्यक्तित्व विकास के खेलकूद के होते हैं वो भी दिखा सकते हैं। चित्र के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं, कहने से बच्चे उतनी जल्दी नहीं समझते, उतनी जल्दी रिलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करें और उनको ये सब चीज़ें सिखाएं। इसके साथ ही जो हमारा कक्ष है इसमें हम अन्य गतिविधियाँ भी, मान लीजिए उनके हमें IQ लेवल जो है उसमें वृद्धि करनी है तो उसके लिए मेमोरी गेम्स अलग तरीके के होते हैं, उसको भी हम यहाँ पर संचालित कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य प्रकार के, मान लीजिए हमें यह है कि उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि वो स्टेज पर खड़े होकर के झिझके नहीं, अपनी बात कहने में झिझके नहीं, तो हम उनको वो अवसर यहाँ पर दे सकते हैं कि आइए अपनी बात कहिए बिना झिझक के। और फिर वो जब डेवलप होता है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो आप कहीं भी आगे कंपटीशन में, डिबेट्स में आप आगे भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये लगता है कि बच्चे विशेष के हिसाब से भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, तो हम उसके हिसाब से भी उनको हम यहाँ पर सिखा सकते हैं। अगर ये बच्चे सबसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना सीख जाएंगे तो जो उनका घर परिवार है हो सकता है वो वहाँ पर भी बदलाव ला सकें। तो टोटल कितने कक्ष हैं आपके मनीषा मंदिर में? हमारे मनीषा मंदिर में लगभग 20 कक्ष होंगे, कई बड़े हॉल भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। कुछ हमने यहाँ पर उन लोगों के लिए जो सामाजिक कार्यों में कुछ दिन रह करके सहयोग कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके लिए हमने रहने के भी कुछ कक्ष अलग से बनाए हैं। खेलकूद का प्रांगण भी हमारा बहुत बड़ा है। हमारे पास स्थान की कमी नहीं है और इसलिए हम चाहते हैं कि अधिकाधिक लोगों तक इस सुविधा का लाभ हम दे सकें और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमारे साथ आएंगे और निश्चित रूप से हमें मानते हैं कि हमारे कार्यों में भी सुधार की आवश्यकता रह सकती है। अगर हमें कोई भी अच्छे सुझाव देगा तो हम उनको भी स्वीकार करके। आपने मीटिंग हॉल भी बनाया है? हाँ, हमने मीटिंग हॉल भी बनाया हुआ है, अभी हम वहाँ पर दिखाएंगे। हमने इस हिसाब से बनाया है कि मान लीजिए 10-12 लोग हैं, बैठ के चर्चा करना चाहते हैं किसी विषय पर, वो भी कर सकें। कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं, कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर सकें। बाकी जो हमारे NGOs हैं जिनके पास स्थान की कमी है उनको भी हम ये सुविधा दे सकते हैं कि हमारे पास स्थान उपलब्ध है, कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के अपने आप कार्यक्रम कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास बच्चों का बहुत ज़रूरी है, उसमें सब मिलकर के भी प्रयास करें तो भी शायद कम पड़ेगा। और शासन की जो योजनाएं हैं वो खाली शासन के सहारे हम सोचे पूरी हो जाएंगी, वो भी संभव नहीं होता। सब मिल करके प्रयास करेंगे तभी सब पूरा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि एक परिवर्तन प्रयास करा जाएगा तो ही आपका परिवर्तन हो पाएगा। तो इस परिवर्तन को लेकर के एक प्रयास मनीषा मंदिर के जो प्रेसिडेंट है नीरज अग्रवाल जी, उनके द्वारा बहुत बड़ी करी जा रही है, जहां पे बच्चों से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बुजुर्गों तक सभी की व्यवस्था को व्यवस्थित करा जा रहा है। मीटिंग हॉल के साथ साथ में हम डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल जी से ही बात करेंगे कि किस तरह से जो है मनीषा मंदिर जिस तरह से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। जिस तरह से दीपावली विशेष को लेकर के पूरे लखनऊ में हमने भ्रमण किया, साथ में हमने मनीषा मंदिर के प्रेसिडेंट नीरज अग्रवाल जी से बात करा, तो साथ में हमारे साथ संस्थापिका डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल जी जुड़ रही हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया था 1988 से जो है इसकी नींव रखी गई थी, तो मैम से बात करेंगे इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि मनीषा मंदिर 1991 में तो यहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया था। 3 साल आखिर उन्होंने किस तरह से बच्चियों को प्रशिक्षण दिया और बच्चियों को लेकर के वो आगे बढ़ी, किस तरह से उन्होंने 3 साल में क्या क्या चीज़ें करी। तो मैम आपका बहुत ये शुरू हुआ था 1984 में। ओके हाँ, कि मनीषा की डेथ हो गई थी मेरी बेटी की। रोड एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट शी एक्सपायर्ड। रोड एक्सीडेंट एक किया गया था, समझ लीजिए ओवरटेक किया गया था। तो जब बेटी ख़त्म हो गई तो मेरे मन में एक उबाल सा उठा। मैंने कहा कि एक इतनी प्यारी बेटी थी, देखो प्यारी है ना, मनीषा की फ़ोटो ये रखी और भी जगह है और बच्ची तो प्यारी होती है। एक बेटी थी, 3 बेटे थे, वो चली गई तो एक रीत गया जैसे मन, है ना। तो उसमें मैंने फिर सोचा कि मैं उन बेटियों को पालूंगी जिनका कोई ऐसा है नहीं कि जो इतनी अच्छी से पाल सकता हो। शुरू कर दिया, बस शुरू हो गई 1984 में। 84 से लेकर के 1991 तक का सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि 91 में तो आपका गोमती नगर में इसका शिलान्यास हुआ, जिसको तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय के बारे में? उतने सालों में किस तरह संघर्ष किया आपने? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सांसद थे और हमसे बहुत मिलते जुलते थे।
मतलब मेरा उस समय भी नाम था। मैं वैसे तो अभी 90 की तो मैं भी हो गई हूँ ना, तो उस समय मैं यंग थी मतलब, लेकिन मेरा एक प्रभाव था लोगों पे। ये लड़की जो है बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छे से मिलती जुलती है, काम कर रही है, होता है ना कभी कभी। तो उसी में मुझको और आगे बढ़ावा मिला, तो मैं चलती गई। और मेरे अंदर ये था कि झेंपती नहीं थी, मतलब जो काम करना है। और जैसलमेर से, जैसे कि जब पाकिस्तान कर दिया इन्होंने, पाकिस्तान हुआ, तो जैसलमेर से बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो कि भाग भाग के आए थे, बस पैसा ले आए थे और कुछ ला नहीं पाए थे। और औरतों के साथ बहुत बदतमीजी होती थी जैसे, तब मैं उनका विशेष ध्यान रखती थी। जोधपुर जैसलमेर वगैरह पास पड़ता है। तब से मेरे मन में एक ललक ऐसी उठी कि ये जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको बदनाम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके पीछे किसी का हाथ नहीं होता इतना। तो उस संघर्ष में, तो उसमें मैंने उनको बहुत बचाया एक तरह से, समझ लो। क्योंकि उस समय मैं कितनी होंगी, 18-19 साल की थी, और भी कम होंगी जैसे। लेकिन वो लड़कियां तो वो भी इसी तरह की एज की होती थी। तभी से मेरे मन में एक ललक उठी है ये, कि ये जो क्रूर लोग हैं जो कि केवल बदतमीजी करते हैं, उनसे पंगा लिया जाए। तो और हिम्मत तो है। तभी तो आपने इतना बड़ा मनीषा मंदिर की स्थापना करी और मनीषा मंदिर को आगे लेके संचालित कर रही हैं। हाँ, वो तो आपने देखा है। इस समय हम लोग मनीषा मंदिर में हैं, जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट नीरज अग्रवाल जी से बात करा, साथ में डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल जी जो संस्थापिका हैं मनीषा मंदिर की, उनसे भी बात करा। इस समय आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा जो है आपका एक मीटिंग हॉल है, जहाँ पे 10 से 15 लोग बैठ करके एक अपना व्यक्तिगत सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिर जो चीज़ें जो है प्रेसिडेंट नीरज अग्रवाल जी सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो उसमें क्या सुविधाएँ कर सकते, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो नीरज जी थोड़ा सा इसके बारे में और बताइए, किस तरह से जो है इसका जो इतिहास। देखिए, ये जो मनीषा मंदिर का नाम है, ये स्वर्गीय बालिका मनीषा जो 1978 में सड़क दुर्घटना में लगभग 8 वर्ष की उम्र में जिसका निधन हो गया था, उसकी याद में स्थापित हुआ था, इसलिए इसका नाम मनीषा मंदिर रहा। वो मेरी बहन थी और उस समय मैं इंटर का एग्ज़ाम दे रहा था। जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली वर्ष 83 में, तो वर्ष 84 से जो मेरी माँ हैं, संस्थापिका हैं यहाँ की, डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल, उन्होंने कहा कि हम ये काम शुरू करते हैं। जब उन्होंने निधन के समय सोचा था कि बेसहारा बच्चे को रखेंगे, पालेंगे, बढ़ाएंगे। उस समय हम लोग निशात में रहते थे, वहाँ से वो एक आध बच्ची को लाई, घर में पहले उन्होंने रखा, फिर उन्होंने किराए का एक मकान वहाँ पर लिया, वहाँ पर रखा। वहाँ पर रखने में ये अनुभव हुआ कि मकान मालिक ने कह दिया कि भाई खाली करो, क्योंकि ये एक स्थायी प्रकृति की चीज़ थी, कार्य था, सामाजिक कार्य था, जो उसको लगा कि कभी खाली नहीं होगा मकान। तो जब उसने कहा कि इसको खाली करिए, तब फिर लगा कि एक स्थायी भवन होना चाहिए। तो वर्ष 84 में उन्होंने घर में लाके शुरू किया। उसके बाद वर्ष 88 में मनीषा मंदिर का रजिस्ट्रेशन कराया रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के यहाँ पर, और किराए के भवन में वहाँ पर जाके कार्य किया। फिर जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने मदद की एक ये ज़मीन दिलवाने में। तो कुछ चित्र भी आपके हाथ में? मेरे हाथ में है एक चित्र, मेरे हाथ में ये है, जब हम बाहर पहले किराए के भवन में वहाँ पर बच्चों को रखते थे, पालते थे, एक वहाँ का चित्र है ये। और उसके बाद जब ये भवन निर्माण के लिए हमें ज़मीन मिली, ये प्रांगण मिला, तो इसका शिलान्यास उस समय जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने ही करवाया। तो ये यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, खाली ज़मीन है, छोटा सा टेंट लगा हुआ, इसमें कल्याण सिंह जी बैठे भी हुए हैं। उसके बाद ये चित्र है जिसमें वो एक पत्थर जो यहाँ पर शिलान्यास का था, उसका अनावरण कर रहे हैं। और उसी का ये दूसरा चित्र है जिसको कि वो एक ब्लैक एंड वाइट में है, जिसमें अनावरण कर रहे हैं। इसके बाद फिर उनकी अपेक्षा थी कि चूँकि मैंने शिलान्यास कर दिया है, तो जल्दी जल्दी कुछ निर्माण कार्य हो करके यहाँ पर बच्चियाँ रहने लगें। तो हमने उनके प्रयास को ध्यान रखते हुए फिर एक सहयोग जो भी समाज का मिला, उसके हिसाब से कुछ भवन निर्माण करवाया। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय सांसद थे यहाँ पर, उनसे ये अनुरोध किया कि कृपया आइए और अपने हाथ से यहाँ का इसका उद्घाटन करिए। तो ये एक चित्र है, उस समय फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए यहाँ पर
इसका उन्होंने जो पहली बिल्डिंग हमारी बनी थी उसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह जी भी साथ में उपस्थित थे। यहाँ पर दूसरा चित्र है जिसका उन्होंने जो अनावरण किया, पत्थर लगा हुआ है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी अंदर भवन जिसका वो उद्घाटन कर रहे थे उसके अंदर भी उन्होंने प्रवेश किया, और यहाँ पर ये उसका चित्र है कि उसके अंदर ये यहाँ पर आए और उन्होंने इसको यहाँ पर प्रवेश किया। तो एक जो उत्साहवर्धन होता है ना इन प्रमुख विभूतियों के आने का, पर्सनैलिटीज़ के आने का, वो होता है कि समाज में विश्वास बढ़ता है कार्य के प्रति। तो लोगों ने जुड़ना शुरू किया, सबका सहयोग भी लगा। माँ का तो पूरा समय इसमें जाता ही था। वो हम लोगों के साथ घर पे नहीं रहती थी, अपने पति के साथ उन्होंने यहीं आश्रम में ही रहना शुरू किया। तो पूरा उन्होंने अपना जीवन यहीं पर समर्पित कर दिया। आज भी उस अवस्था में भी वो हम लोग साथ घर पे नहीं रहती हैं, यहीं पर रहती हैं। तो सबका सहयोग मिलने से ये कार्य बढ़ता गया और आज हम बैठे हैं। हमें ये एक पूरा स्थापित एक संस्था मिली है, पूरा प्रांगण मिला है। इसका लाभ, हमारी जिम्मेदारी, हमें मानते हैं कि इसका लाभ और लोगों तक, अधिकतम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का। जिस चीज़ के लिए जो है जिम्मेदारी मिली थी और जिस चीज़ के लिए प्रांगण को तैयार किया गया था, वो व्यवस्था लोगों तक किस तरह से पहुँचे, इसी के लिए आप आगे से आगे प्रयास कर रहे हैं। जी, जब वर्ष 1988 में ये यहाँ पर हमने संस्था स्थापित की, तब उद्देश्य था कि खाली निराश्रित बच्चों के लिए ही हम कार्य करेंगे। लेकिन जब समय गुजरता है तो उसके 25 साल 30 साल बाद लगता है कि शासन स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, प्रारंभ की गई हैं। तो फिर लगता है कि अब हम और क्या कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि कोरोना जब हुआ और कोरोना में सारी गतिविधियाँ बंद हो गई, तब फिर लगा कि कोरोना के बाद तो हर व्यक्ति पीड़ित है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, और सभी की तकलीफ़ें हैं। हम सबके लिए उनके दुख को दूर करने में कुछ कर सकते हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो हम उसका प्रयास करें। हमने ये चित्र राजनाथ जी, हमारे पास राजनाथ सिंह जी का है। वर्ष 2015 में यहाँ पर उन सभी बच्चों के लिए जो गरीब थी, मेधावी थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थी, तो हमने एक स्कॉलरशिप प्रारंभ की। यहाँ पर हमने जैसा बताया कि हम निराश्रित बच्चों से हट करके अन्य वर्गों को भी जोड़ना चाह रहे थे, तो उसका प्रयास हमने 2015 में करना शुरू किया। राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने उस योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया। कई बच्चियों को चेक वितरित किया गया स्कॉलरशिप का और राजनाथ सिंह जी के हाथों से कराया गया। उसके बाद आगे के वर्षों में भी हमने इस प्रकार से स्कॉलरशिप वितरित की। कोरोना में ये सब बंद हो गया। कोरोना में जब बंद हो गया तो फिर कुछ वर्षों तक कुछ काम नहीं हुआ, और कोरोना ख़त्म होने के बाद फिर हमें लगा कि भाई नए सिरे से काम करें। सबसे बड़ा संबल हमारा ये था कि हालांकि हमने जब भी 1988 से काम किया तो इन बच्चों के लिए शासन से कोई भी आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं किया, लेकिन जो यहाँ के समय समय पर राज्यपाल रहे, वो विभिन्न अवसरों पर यहाँ पर आते रहे, और उनके आने से जो एक संदेश समाज में जाता था कि नेक काम हो रहा है, आप लोग भी जुड़िए और यहाँ पर सहयोग करिए। तो उसके कुछ चित्र मेरे पास हैं। अलग अलग समय पर राज्यपाल आए, चित्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ मैंने निकाले हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसमें तो ये इस प्रकार से हमें जो सहयोग मिला, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये विभूतियों को ही हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, जो उच्च पद पर आसीन होते हैं और हमें एक नैतिक समर्थन, एक मॉरल सपोर्ट देते हैं, उसकी भी बहुत अहमियत होती है। वो हमें प्राप्त होता रहा, और जहाँ तक आर्थिक पक्ष की बात होती है, समाज का पूरा सहयोग मिला और हम उसको कर पाए। और आज भी जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी हम मानते हैं कि समाज के सहयोग से, अभी भी हमने शासन से किसी आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं की है, कोई पत्र भी नहीं लिखा है, लेकिन हम मानते हैं कि अगर हमारा कार्य अच्छा रहेगा तो जो समाज है उसके लोग ही सामने आएंगे। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी, इतनी लखनऊ की भी जनता इतनी सारी है, थोड़ा थोड़ा सहयोग भी देंगे, आर्थिक सहयोग भी देंगे, समय का सहयोग देंगे, तो बहुत आगे हम बढ़ जाएंगे। ये हमने पहले एक उदाहरण के लिए, जैसे हम आज बात करते हैं व्यक्तित्व विकास की, तो जब बच्चियाँ यहाँ पर रह रही थीं उस समय हम उनके कार्यक्रम, रविंद्रालय तक भी हमने कार्यक्रम किए उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उस स्तर तक किए। उसकी भी एक फ़ोटो हमारे पास है जिस हिसाब से वहाँ पर ले गए। तो आज भी हमारी यही मंशा है कि हम बड़े स्तर पर कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्य करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ उसका हम प्रयास करें। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है,
यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बुजुर्ग है, साथ में युवा हैं, उसको सहारा दे रहे हैं। इसी के साथ और भी ये छोटे बच्चे ऊपर हैं जो ये पढ़ाई का काम कर रहे हैं। निःशुल्क योग का लिखा हुआ है। हमारी माँ डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ था, उसका चित्र लगा हुआ है। तो हमारी अब क्या इच्छा है? हमारी इच्छा ये है कि क्या हम बुजुर्गों के लिए और जो बच्चे हैं वंचित वर्ग के लिए, इन दोनों को लिए साथ में एक साथ बैठा करके कुछ हम एक दूसरे को दुख के कम करने का प्रयास कर सकते हैं। हमने पाया कि ऐसा कोई कार्य अभी तक हुआ नहीं है जहाँ पर एक साथ दोनों के लिए किया जा रहा हो। कोई केस स्टडी भी हमको नहीं मिली। तो फिर हमने एक और विचार किया है कि यहाँ पर हम शासन के लिए केस स्टडी भी बनाएं, बच्चों के लिए भी कार्य करें, बुजुर्गों के लिए भी कार्य करें, सबकी व्यवस्थाएं करें और उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें। किस अवस्था में वो आए थे, धीरे धीरे क्या सुधार हुआ और उसके बाद अगर ये आगे सम्मिलित रूप से पास किया जाए तो क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो 1 वर्ष की अवधि हमने सोची है। 1 वर्ष तक इस तरह से हम कार्य करें, केस स्टडी बनाएं, इसकी रिपोर्ट बनाएं और शासन को भी दें, ताकि और भी अन्य स्तर पर भी जो इस प्रकार का सम्मिलित कार्य हो सके उसमें शासन विचार कर सके। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सबसे अपील कर सकता हूँ। फेस्टिवल भी आ रहा है तो सभी को देशवासी शुभकामनाएं भी। धनतेरस है, दीपावली है, भाई दूज है। बिल्कुल, यही मैं भी कहना चाह रहा था। त्यौहार का समय है। त्यौहार के समय में ये कहते हैं कि देवी देवताओं की कृपा हम पर आती है और आप के घर में दिवाली का पर्व तो ऐसा होता है कि लक्ष्मी माँ समृद्धि लाएं, ये हम कामना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। धनतेरस है, दिवाली है और हम साथ में ये भी चाहते हैं कि ये जो वंचित वर्ग है इसके जीवन में भी खुशियाँ हैं। इन खुशियों के दीपक को हम ऐसे लोगों के ज़िंदगियों में जलाएं जिनकी वास्तविकता से जिनकी ज़िंदगियों में प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। तो मनीषा मंदिर ऐसे ही वंचित जो आपका एक वर्ग है, जो बच्चियां हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे आपका वृद्ध लोग हो, ऐसे जो वंचित लोग हैं उनकी ज़िंदगी में दिया जलाने का पूरी उन्होंने तैयारी करके रखी है। बस आपको उसमें अपना थोड़ा सा सहयोग करना और तेल डालने का कार्य करना, यही कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि आप अगर हमें कुछ आर्थिक सहयोग कर रहे हैं तो ऑनलाइन करें, ताकि आपके मन में निश्चिंता हो कि सीधा पैसा बैंक खाते में जा रहा है। कैश देने में कई बार आशंका रहती है कि सही हाथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर आप छोटा सा भी सहयोग करेंगे तो भी हमारे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना कोई अधिक धनराशि का कर सकता है। आप 500 का करना चाहें, आप 1000 का करना चाहें, कोई बड़ी धनराशि करना चाहें तो हमसे संपर्क करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक QR कोड होता है, उसके माध्यम से आप पैसा जो भी जैसी इच्छा हो, या आप समय देना चाहते हैं तो समय के बारे में भी आप हमें सूचित कर सकते हैं कि हम इस कार्य में बच्चों को पढ़ाने में, बुजुर्गों के साथ कुछ उनकी गतिविधियां कराने में सहयोग दे सकते हैं। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप किन्हीं वस्तुओं का दान करना चाहते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम जो हमारी आवश्यकताएँ होंगी इस केस स्टडी के लिए, सब करने के लिए, इसकी एक सूची बना लें और सूची को हम सार्वजनिक कर दें। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी रहती है और दूसरा आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमें सहयोग प्रदान करने का एक अवसर मिलता है और एक आपके ऊपर कोई बोझ भी नहीं पड़ता। आप उसकी कीमत के हिसाब से और अपनी रुचि के हिसाब से हमें सहयोग करके अपना अमूल्य योगदान इस समाज सेवा के कार्य में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मनीषा मंदिर में मंदिर की व्यवस्था भी करी गई है, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मनीषा मंदिर में जिस तरह से हम आज आपको लेकर के आए थे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि दीपावली फेस्टिवल पर सभी लोग अपने लोगों के साथ में तो फेस्टिवल मनाते ही हैं, लेकिन लखनऊ की कुछ खास शख्सियत ऐसे हैं जो समाज सेवक, समाज सेविकाएँ हैं, जो अपनों के साथ तो दीपावली मनाते ही मनाते, लेकिन जो अपनों से दूर हैं उनके साथ भी किस तरह से इस दीपावली में कुछ अनोखा करके उनकी ज़िंदगी में दिया जलाने का कार्य कर रही हैं। तो वहीं पे आज हमने प्रेसिडेंट नीरज अग्रवाल जी से बात करा तो उनकी बहुत सारी तैयारी है ऐसे वंचित वर्गों के लिए जिनके अपनों ने उनको छोड़ दिया है और जिनका समय भी बहुत ही कम रहता है या फिर वो अपना समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्हें कहते हैं वृद्धजन है और बच्चे हैं, तो उनकी ज़िंदगियों में दीपक जलाने
के लिए मनीषा मंदिर बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया है, जहाँ पे आपने आपको दिखाया टेक्नोलॉजी को लेकर के, ध्यान को लेकर के, साथ में आपको शरीर बॉडी यानी कि बॉडी चेकअप को लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था को यहाँ व्यवस्थित करा गया है। यहाँ के प्रेसिडेंट नीरज अग्रवाल जी के द्वारा जो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो है कार्यरत रहेंगे और लोगों को जोड़ने का कार्य भी करेंगे, जागरूक करने का भी कार्य करेंगे। तो ऐसे ही हंगामा टाइम्स की खास कड़ी में आप बने रहिएगा कि इस दीपावली लखनऊ की कुछ खास शख्सियत किस तरह से दूसरों की ज़िंदगियों में दिए जला करके इस दीपावली पे कुछ खास कर रहे हैं। तो आज इसी खास कड़ी में हम आपको लेकर के आए थे मनीषा मंदिर में, जहाँ पे हमने आपको पूरा दिखाया कि दीपावली के लिए क्या विशेष तैयारी है प्रेसिडेंट नीरज अग्रवाल जी के द्वारा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि पूरे लखनऊ में किस तरह से दीपावली को लेकर के विशेष तैयारी किया जा रहा है समाज सेवक और समाज सेविकाओं द्वारा। तो सभी को हैप्पी दीपावली।